चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, है ना। अब बात आती है कि फीमेल्स का कौन सा हाथ देखना चाहिए और मेल्स का कौन सा हाथ देखना चाहिए। और तो इस पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी काफी बार कर लिया है, पर ये टॉपिक है एक, तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस विषय में ये कहा गया है कि सबसे पहले जो है समुद्रिक ऋषि जो थे, समुद्रिक ऋषि ने क्या किया था, समुद्रिक ऋषि ने जो है इस शास्त्र की रचना करी थी, बेसिकली समुद्रिक शास्त्र की रचना करी थी, है ना। भगवान शिव ने खुद से जो है ये ज्ञान अपने पुत्र कार्तिकेय को दिया था, और कार्तिकेय ने ये ज्ञान जो है समुद्रिक ऋषि को दिया था। उनसे प्राप्त होने के बाद जो है समुद्रिक ऋषि ने क्या किया कि इसको जो है जगत में प्रसिद्ध किया। जगत में प्रसिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लोगों को शिक्षा भी दी और अपनी जो है सामुद्रिक शास्त्र नामक एक ग्रंथ भी लिखा। ठीक है जी। वाम भगेतु नारिना दक्षिणे पुरुष षष्ठ, है ना। स्त्री के बाएं भाग को और पुरुषों के दाएं भाग को देखने का जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिस्टम था। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि तब ये सिस्टम निकाला गया। ये सिस्टम जो है शास्त्रों में वर्णित है कि सामुद्रिक शास्त्र नामक पुस्तक में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथ में, पांडुलिपि में ये ग्रंथ जो है अवेलेबल है। उसमें ये वर्णन है कि लेफ्ट हैंड फीमेल्स का देखना चाहिए और मेल्स का राइट हैंड देखना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम सामुद्रिक तिलक या फिर हस्त संजीवनी की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों की में मतलब ये भी प्राचीन ग्रंथ है, ये भी काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। सभी में यही कहा गया कि स्त्रियों का लेफ्ट हैंड देखो लेकिन मेल्स का राइट हैंड देखना चाहिए। लेकिन साथ में एक बात और वर्णित करी गई। क्या कहा गया कि जब आप लक्षणों का निर्णय करें तो दोनों हाथों को साथ में देखें। मतलब अगर फीमेल्स का आप लेफ्ट हैंड देखते हैं तो साथ में थोड़ा सा राइट हैंड की पड़ताल भी कर लें और फिर उसके बाद में बात करें। ठीक है। और मेल्स का जब आप राइट हैंड देखते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को की पड़ताल करें और फिर करें। लेकिन ये बात थी शास्त्रों की। उस समय में फीमेल्स क्या थी, वर्किंग नहीं थी। लेकिन इसमें भी विशेष डिफरेंस है, समय का और काल का, है ना। क्योंकि उस समय में ऐसा ही चलता था। उस समय में मतलब फीमेल जो है वो काम नहीं करती थी, इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं लिया करती थी, है ना। तो हमारा लेफ्ट हैंड, अच्छा एक चीज और इन्होंने वर्णित करी पुराने ग्रंथों में कि लेफ्ट हैंड हमारा जो है पूर्व जन्मों का भाग्य जो हम लेकर आए हैं वो बताता है ना। और जो राइट हैंड है वो क्या बताता है, राइट हैंड हमारा जो भाग्य बताता है कि पुरुषार्थ द्वारा हमने उस भाग्य के ऊपर कितना काम किया। हमारा पुरुषार्थ को प्रभावित करता है हमारा राइट हैंड, है ना। इसी वजह से आप अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अपने साथ साथ में देखोगे तो आपको थोड़े थोड़े बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस जरूर मिलेंगे। कुछ हाथों में आपको बहुत डिफरेंस मिलेंगे। अगर मेरे हाथ देखो तो मेरे हाथ में आपको लेफ्ट और राइट में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप मेरी लाइफ लाइन को देखो तो मेरी लाइफ लाइन यहाँ खत्म हो चुकी है। इस हाथ में देखो मेरी लाइफ लाइन कहाँ जाके जा रही है, भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक डिफरेंस जो है देखने को कहा गया, है ना। अब एक व्यक्ति बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड जो है वो राजयोग दिखाई दे रहा है, लेकिन जब निष्कर्ष निकाला गया यानी जब देखा गया उसका राइट हैंड, तो उस व्यक्ति का वो सब मामला जो है खत्म था। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि उसने राजयोग करने के लिए जो पुरुषार्थ करना था, जो मेहनत करनी थी, वो करी नहीं। जब उसकी वो मेहनत नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो रेखाएं जो है वो लुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा भी देखा जाता है। तो अगर जिनके हाथों में कमल का चिन्ह है वो कमल के चिन्ह के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, ये हल्की हल्की होके लकीरें जो है मिटना शुरू हो जाएंगी। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे उस काम के लिए, अगर भगवान ने आपके भाग्य में कोई चीज दी है और लेकिन हम उस चीज की तरफ देख ही नहीं रहे, उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, अनोइंगली नहीं कर रहे अलग बात है, नोइंगली नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अब हम बात कर रहे थे फीमेल्स एंड मेल्स के हैंड की, है ना। फीमेल्स की, तो फीमेल्स का बायां हाथ देखना हो तो किनका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और किनका राइट हैंड देखना चाहिए। जितनी भी ग्रस्त फीमेल है, गृहिणियां हैं, है ना, जो कोई कोई भी पुरुषार्थ नहीं करती, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती है, उनका हमको लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। जो कुछ मतलब अगर उनको एक सब्जी भाजी भी खरीदनी है तो उनको उसके लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, क्योंकि आज की फीमेल्स जो है
उस टाइम की फीमेल से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी, राइट। अगर कोई इंडिपेंडेंट फीमेल है तो डेफिनेटली आप उसका राइट हैंड देखेंगे, और कोई डिपेंडेंट फीमेल है तो उसका लेफ्ट हैंड देखेंगे, डिपेंडेंट इन टर्म्स कि वो कोई भी डिसीजन अपना नहीं ले सकती। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई फीमेल पूछने आए कि मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपको राइट हैंड ही देखना है, लेफ्ट हैंड नहीं देखना है ना। ऐसी फीमेल जो अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर रही हैं, उनका अपना कोई स्टैंड है ना, अपना कोई मतलब अस्तित्व है बेसिकली, तो उनका जो है आपको राइट हैंड ही देखना चाहिए। लेकिन पुराने ग्रंथों का मत के अनुसार दोनों हाथों को देख लेना चाहिए, है ना। प्रेफरेंस हमने हमेशा जो है राइट हैंड को देनी है ऐसे केस में, और लेफ्ट हैंड पे भी नजर जरूर मार लेनी है एक बार कि उसके हाथ में कोई चीज ऐसी है, कोई राजयोग। देखो, हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि किसी के राइट हैंड में कहीं कोई सर्कल बना हुआ नजर आता है, और सेम टाइम पे लेफ्ट हैंड में भी वैसा ही कोई मार्क नजर आ जाता है सेम एज में, तब डेफिनेटली वो ज्यादा परेशानी देगा। तो उसी हिसाब से अच्छे मार्क भी वैसे ही देंगे, अच्छा देंगे, है ना। तो एक हल्की नजर जो है लेफ्ट हैंड पे जरूर मार लेनी चाहिए। ठीक है। अ, एक चीज और, एक किसी के क्वेश्चन में आई थी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। किसी ने ये बोला कि कोई फीमेल जो है छोटे लेवल पे काम करती है ना, या उसने अभी अभी काम करना शुरू ही किया है, तो क्या हम लेफ्ट हैंड देखेंगे? बिल्कुल नहीं, तब भी हम राइट हैंड ही देखेंगे। वो किसी टैरो कार्ड रीडर का ही हाथ था। उसने बोला कि मैंने तो जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है ना, मुझे 2 महीने ही हुए टैरो रीडिंग करते हुए, तो क्या मेरा राइट हैंड देखा जाएगा, या हुए हुए क्या हो गया, या लेफ्ट हैंड देखा जाएगा? तो डेफिनेटली उसका राइट हैंड देखा जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, काम कर रही है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा जब छोटे बच्चों के हाथ हाथ देखते हैं, तो छोटे बच्चों के हाथ जो है आपको लेफ्ट हैंड ही देखने हैं। खासकर 15 साल 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं, पहले तो उनके हाथ देखने ही नहीं है ना। 14 साल तक जो है उम्र तक आपके कोमल हाथ होते हैं, और रेखाएं जो है बड़ी तेजी से जो है बदल रही होती हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आपको हाथ नहीं देखने चाहिए। हाथ देखकर कोई बड़ी प्रोडिक्शन डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उनके हाथों में रेखाएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, गहरी दिखाई दे रही हैं, तब आप हाथ की थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट प्रिडिक्शन आप नहीं करेंगे 14 साल से छोटे बच्चों की। ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस, इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं उस समय में, तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे जाते हैं, उसमें कमल दिखाई दे जाता है, मतलब मंदिर दिखाई दे जाता है, या कोई अच्छे लक्षण दिखाई दे जाते हैं, तब डेफिनेटली आप उसके बेसिस पे बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज मतलब ऑस्पिशियल सिंबल है, तो डेफिनेटली अच्छे सिंबल उस समय में नजर आ रहे हैं, तो कोई अच्छा ही वो कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली तब आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और गहरी लाइनों को फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन हल्की लाइनों को पढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। उन्हें कोशिश करें, उन्हें बताएं कि 14 साल से छोटे बच्चे का हम हाथ नहीं देखते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था, पैरों के लक्षण देखकर भी जो है ये घोषणा कर दी जाती थी कि ये जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का प्रचालन करने वाले, प्रचलित करने वाले लोग होंगे। अभी भी खास तौर पर जो है बौद्ध धर्म में ना ये बात अभी भी चलती है। बौद्ध धर्म में जब उनका पैरों के लक्षण देख के, शरीर के लक्षण देखकर आने वाला लामा, या फिर आने वाले जो इनके बौद्ध होते हैं, बौद्ध ही होते हैं ना मेरे ख्याल से, हाँ, बौद्ध अवतार होते हैं, इनकी घोषणा कर दी जाती है कि भाई ये बौद्ध अवतार होएगा, ये लामा होंगे, है ना। इवन महात्मा बुद्ध की, कृष्ण भगवान की, राम भगवान के लक्षणों को देखकर, विशेष लक्षणों को बताए जाते हैं, उनको देखकर जो है निर्णय किया गया था कि ये व्यक्ति जो है अवतारी व्यक्ति होंगे, इन्होंने अवतार लिया है ना। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से ये रामायण में भी वर्णन है कि राम भगवान के हाथ बड़े लंबे लंबे थे, उनके हाथ जो है उनके घुटनों तक पहुंचते थे। तो जिनके हाथ इतने लंबे लंबे होते हैं, तो उनके मतलब वो लोग जो है महान आत्मा होते हैं, अवतारी पुरुष माने जाते हैं। तो इन लक्षणों में जो कहा गया है, इन लक्षणों से छोटे बच्चों को भी देखकर, आप अगर छोटे बच्चे के आपको लंबे हाथ दिखाई देते हैं, या इस तरह का कुछ दिखाई देता है, तो उन लक्षणों को देखकर आप डेफिनेटली प्रोडिक्शंस कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है। लेफ्ट हैंडेड का अगर कोई, हाँ जी, अनम्यूट। तो तक मतलब ऐसे हाथ रखो तो घुटने तक जाए। हाँ हाँ, पूरा हाथ सीधा रखो तो नीचे घुटने तक जाता है।
अब कोई लेफ्टी है जो लेफ्ट से लिखता है, उसका कौन सा हाथ देखना चाहिए? इसके लिए पुराने शास्त्र कहते हैं कि मतलब डेफिनेटली अगर वो लेफ्टी है तो उसका जो वर्किंग हैंड है वो लेफ्ट हैंड होगा, तो लेफ्ट हैंड ही उसका देखा जाएगा। उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड को ही प्रधान हाथ मानकर और उसका निर्णय किया जाएगा। ठीक है जी। राइट हैंड अगर कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान माना जाता है, लेकिन लेफ्टी के केस में उसका कर्म प्रधान हाथ क्या हो गया, उसका लेफ्ट हैंड हो गया, तो उसको ही देख के उसका निर्णय किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं, कपी रेखा। कपी रेखा क्या होती है? कपी रेखा और सिमिन लाइन। सिमिन लाइन क्या होती है, सुना है कभी? नहीं सुना। SIMON। SIMON, सॉरी SIMIAN, सेमियन। सिमियन रेखा, सिमियन लाइन और कपी रेखा। सिमियन कपी। नाम इसका ऐसे लिया जाता है, इसका मीनिंग होता है मंकी, बंदर। यानी एक लाइन जो मंकी के हाथों में पाई जाती है, वो इंसानों के हाथों में भी अगर दिखाई दे जाए तो उसको सिमियन लाइन कहा जाता है। क्योंकि भगवान हनुमान जी को भी हम कपि बोलते हैं, कपीश हाँ भी तो बोलते हैं और कपि भी बोलते हैं। तभी तो वो बंदरों वाली रेखा हो गई ना। कहते हाँ हैं जी। कि वानरों के हाथ में ऐसी रेखा पाई जाती है जो हाँ हार्ट जी। लाइन और माइंड लाइन सिंगल हो जाती है। राइट। अब हमारी हार्ट हाँ। लाइन अलग है, माइंड लाइन अलग है ना? तो हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक हो जाए तो वो सिमिन लाइन है। अब इसके प्रभाव इसको समझ लेते हैं। एक मिनट, लाइट गई है, ये येलो वाली लाइट जल गई, एक मिनट मैं इसको व्हाइट करके आ रही हूँ, मुझे बड़ी इरिटेट करती है येलो लाइट। एक सेकंड। साइडों से ठीक करना चाहिए, बाद में हो जाएगा। और किसी के हाथ में हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों गायब हो जाए, ना हार्ट लाइन है ना माइंड लाइन है, सिर्फ लाइफ लाइन नजर आ रही है ना, तो हाथ की सिचुएशन क्या होगी? इसको कपी रेखा या सिमिन लाइन कहा जा सकता है। अगर आपको किसी हाथ में माइंड लाइन का एरिया, मतलब माइंड लाइन का, जहाँ माइंड लाइन यहाँ स्टार्ट होती है, माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। यहाँ एक पतली सी कोई रेखा नजर आए, है ना, और वो दूसरे सिरे तक जाए, मतलब ये माइंड लाइन है नहीं, ना हार्ट लाइन है ना माइंड लाइन है, लेकिन यहाँ एक पतली सी माइंड लाइन की जगह पे एक रेखा जा रही है जो एक कोने से चल के दूसरे कोने तक पहुंच रही है, तो ये सिमिल लाइन बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, है ना। पतली रेखा सिमिल लाइन नहीं होती, पहली बात समझ लेंगे। अगर ये रेखा महीन है तो डेफिनेटली इसका सिमिल लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो ये सीधी जा रही है तब भी, चाहे वो हार्ट लाइन की स्पेस पे हो चाहे वो माइंड लाइन की स्पेस पे। सिमिल लाइन होती क्या है, थोड़ा सा ये भी समझते हैं। जिन हाथों में हार्ट लाइन नहीं होती वो इमोशनल कम होते हैं, जिन हाथों में माइंड लाइन नहीं होती उनका दिमाग से वो कम काम लेते हैं, ऐसा माना जाता है ना। लेकिन माइंड लाइन नहीं है और हार्ट लाइन की जगह पर एक सीधी लाइन नजर आ रही है, वो हार्ट लाइन मानी जाएगी। प्राइमरली जब भी हाथ में माइंड लाइन और हार्ट लाइन में से कोई एक लाइन नजर आए तो उसको हार्ट लाइन पहले माना जाता है, ठीक है, माइंड लाइन बाद में माना जाएगा। तो हाथ में माइंड लाइन गायब हो गई और हार्ट लाइन जो है ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, तो अगर उसके हाथ हाथ में सिर्फ एक ही लाइन है तो वो इंसान इमोशनल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट लाइन है और माइंड लाइन नहीं है, दिमाग से तो काम लेने वाला इंसान है ही नहीं, राइट। तो वो ऐसा इंसान जो है इमोशनल ज्यादा होगा, ऐसा भी माना जाएगा। अब अगर एक लाइन जो है एक कोने से हाथ के दूसरे कोने पे जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें उस लाइन की मोटाई देखनी है कि वो लाइन कितनी मोटी है। देखिए अगर आपको, देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इन दोनों की स्पेस कहाँ से थी। हमारी हार्ट लाइन का शुरू होने की जगह ये थी और माइंड लाइन के स्टार्ट होने की जगह ये थी, राइट। अगर आपको हार्ट लाइन की जगह पर एक कोई चौड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है,
मतलब वो इतनी मोटी है कि कम से कम दिखने को 2 या 3 लाइनों की जितनी मोटी लाइन आपको हाथ में दिखाई देगी। तो ये है सिमियन लाइन। तो ये है सिमियन लाइन, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि आपकी माइंड लाइन जो है ना वो ऊपर चढ़ के हार्ट लाइन के साथ मर्ज हो गई। एक गंदी बनी है, मतलब आप समझ लो 3 लाइनों जितनी कम से कम मोटी अगर लाइन होगी ना, और एक कोने से निकलकर दूसरे कोने पे जा रही है, तो इसको सिमियन लाइन कहा जाएगा। 2-3 लाइनों की गहराई मोटाई लेके बैठी हुई लाइन मानी जाती है ये, है ना। और ये ऐसा दिखता है जैसे हाथ को 2 भागों में इसने डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला एरिया जो है वो एक पार्ट हो गया, और ये नीचे वाला एरिया जो है ये दूसरा पार्ट हो गया। ये ऐसा सा कुछ दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे लोग जड़ बुद्धि होते हैं। जड़ बुद्धि कौन से होते हैं? जो बंदरों के हाथ में ऐसी रेखा पाई जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ये भी नहीं कह सकते कि ये रेखा अगर किसी सामान्य हाथ में मिलेगी तो ऐसा व्यक्ति सुपर जीनियस होगा, ऐसा भी नहीं होगा। जड़ बुद्धि तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सुपर जीनियस भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। सुपर जीनियस क्यों मतलब तो होगा, कब होगा? जब इसकी माइंड लाइन की जगह पर माइंड लाइन होगी, है ना। अब यहाँ माइंड लाइन तो है ही नहीं, बट माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों एक ही जगह पर है, और लगभग 2-3 रेखाओं जैसी हैं। और डेफिनेटली इनके डिसीजन लेने के जो भी ये डिसीजन लेंगे वो अफेक्ट करेंगे। क्यों अफेक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ये कहाँ पे शुरू हो रही है? जहां से हार्ट लाइन शुरू होती है। दैट मीन्स इस इंसान का जो हार्ट है वो इसके ऊपर हावी रहेगा, और दिमाग कम हावी रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन जो है ऊपर उठ के हार्ट लाइन के पास चली गई, है ना। तो इसका दिल जो है वो ज्यादा हावी रहेगा। और अब समझने के लिए ये भी स्थिति जो है देखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये रेखा जो है ये ऊपर ना होकर ऊपर उठी हुई नहीं है, और ये नीचे की तरफ है, मतलब ये हार्ट लाइन की स्पेस पे नहीं है, ये माइंड लाइन की स्पेस पे है। अब उल्टा हो गया इम्पैक्ट। अब ये माइंड लाइन की स्पेस थी, मानो यहाँ से माइंड लाइन शुरू होती है, तो ये लाइन अगर माइंड लाइन की जगह पे बड़ी मोटी सी दिखाई देती है, एक मोटी रेखा माइंड लाइन की जगह पे दिखाई देती है, अच्छी मोटी वाली, तो अब यहाँ क्या हुआ? इसका माइंड ज्यादा हावी हो गया, ये दिल से काम नहीं लेगा। कहेंगे इसको भी सिमन रेखा, लेकिन या तो ये हार्ट लाइन की स्पेस में मिलेगी या ये माइंड लाइन की स्पेस पे मिलेगी। एक सिरे से शुरू होगी, दूसरे सिरे पे जाएगी। आपको 2 भागों में ये बांटेगी, है ना। अगर हार्ट लाइन के एरिया पे है तो ऐसा व्यक्ति माइंड से बिल्कुल काम नहीं लेगा, माइंड रिलेटेड डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएगा, दब जाएंगे उसके माइंड से रिलेटेड डिसीजन। और अगर हार्ट रिलेटेड कहे तो दिल से काम ज्यादा लेगा, है ना। और ऐसा व्यक्ति जो है भरोसा ज्यादा कर लेगा, भरोसा ज्यादा करेगा तो धोखे भी ज्यादा खाएगा, और इधर मान सम्मान भरोसे सबकी जो है हानि कर लेगा। और माइंड वाली स्पेस पे है तो ऐसे लोग का माइंड ज्यादा हावी रहेगा, ऐसे व्यक्ति के मित्रों की संख्या कम हो जाएगी, ऐसे लोगों के रिलेशन सिर्फ मतलब के लिए होंगे, काम के लिए होंगे, क्योंकि दिमाग ज्यादा हावी है। अगर किसी से रिलेशन रखेगा, किसी से दोस्ती रखेगा, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल रखेगा, है ना। सादी बुद्धि से मतलब दिमाग भी जो जिंदगी भी जिएगा ना, वो भी दिमाग से जिएगा, है ना। लेकिन ये होगा बहुत जीनियस आदमी। क्यों? क्योंकि माइंड जो है उसका दिल भी जो है ना वो दिमाग में मर्ज हुआ पड़ा है ना। सोशल सर्कल बहुत अच्छा नहीं होगा, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, लव रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन भाव प्रधानता बिल्कुल नहीं होगी। रिलेशन निभाना इसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, है ना, या निभाएगा नहीं। किसी से दिल से जुड़ाव नहीं रखेगा, दिमाग से रिश्तों को जुड़ाव मिलेगा। सिमन लाइन के लोगों को सामान्य जो है मतलब अगर आप देखो तो नॉर्मल जीवन जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक हो गई है तो जीवन इनका खराब होगा। बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते हैं। एजुकेशन नॉर्मल होती है, लेकिन हाँ कहीं कह सकते हैं थोड़ी बेटर भी हो सकती है अगर दिमाग ज्यादा हावी है तो। अगर दिमाग तेज है तो, अगर माइंड लाइन की स्पेस पे वो है तो फिर अच्छी एजुकेशन भी ले लेते हैं। लेकिन अगर सिमन लाइन हार्ट लाइन पे है तो डेफिनेटली वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधे से लोग होंगे, सरल, जिनको कहते हैं ना सीधे लोग हैं, है ना, वैसे लोग मिलेंगे आपको। सीधे सरल लोग मिलेंगे, इनके डिसीजन लेने की पावर जो है वो बहुत बढ़िया नहीं होगी, और ये हमेशा किसी ना किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट मिलेंगे अगर ये
हार्ट लाइन पे है, और माइंड पे है तो जीनियस लोग हो सकते। ठीक है जी। गहरी रेखा, इसने दो पार्ट में, पहले से जो मैंने बताया कि दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। तो हमारी फिंगर से जितनी भी एनर्जी, हम क्या कहते थे कि हमारी फिंगर से यहाँ से एक एंटीना मान के सारी की सारी एनर्जी का फ्लो जो है हमारे हाथ के अंदर होता है, ऐसा हमने पढ़ा था पहले। अब ये फ्लो जब आ रहा है आगे की तरफ, तो ये सिमन लाइन की वजह से ये फ्लो यहीं तक रुक गया, आगे नहीं जा पाया हाथ में, उसका फ्लो पूरे हाथ में नहीं गया, है ना। तो ये बहुत अच्छे से पहुंचेगा नहीं। और अगर ये फर्स्ट पार्ट डेफिनेटली इसका स्ट्रांग हो जाएगा, पहले ऊपर के 4 माउंट जो है वो आपको हाथ के स्ट्रांग दिख सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला पार्ट जो नीचे वाले माउंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइन इतनी गहरी है कि वो एनर्जी नीचे जाने ही नहीं दे रही है, तो काफी बेचैनी रहेगी ऐसे इंसान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेचैनी का कारक कौन है? मून तक इसकी रेखा की वो पहुंची नहीं एनर्जी, है ना। अभी ये जो जो भी एनर्जीज इसकी, जो भी हमारा यूनिवर्सल कनेक्शन या जो भी एनर्जी या जो भी सब आ रहा था हमारी फिंगर से एंटीना के थ्रू, यहाँ पे ना तो मून पे पहुंच रहा है ना वीनस पे पहुंच रहा है ना। तो यहाँ पे बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी, वीनस भी कम प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कला, विजुअलाइजेशन, भाव प्रधानता, राइटिंग स्किल्स, है ना, पोएट्री, नेचर लव, इन सब चीजों की मतलब बहुत हद तक जिसे कहते हैं ना कमी आ जाएगी। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा फल नहीं है। ठीक है जी। सिमल लाइंस का होना बुरा नहीं है, सिमल लाइन है कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं है। लेकिन इसकी एक विशेषता अब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है सामान्य जीवन जी लेता है, लेकिन निर्णय के लिए अगर उसको कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ा सा डिसीजन लेना है, तो वो उसका जो है ना थोड़ा सा असमंजस में रहता है मामला। कभी दिल हावी तो कभी दिमाग हावी, कभी दिल हावी तो कभी दिमाग हावी, कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ चलती रहती है। ऐसे लोगों को डिसीजन के लिए किसी दूसरे की हेल्प ले लेनी चाहिए, खुद से डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अब हेल्प किससे ले? या तो लाइफ पार्टनर से ले ले, या वेल विशर से ले ले, या अपने पेरेंट्स से ले ले, है ना। और ये इसको जो है यहाँ पे खास उपाय की जरूरत है, क्योंकि सिमल लाइन किसी भी हाथ में होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विशेष रूप से अच्छी भी नहीं है। ठीक है जी। हमेशा बुरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, क्योंकि कभी दिल हावी तो कभी दिमाग हावी। तो पहले थोड़ा ध्यान रख लेना है, जब किसी के हाथ में सिमल लाइन दिखती है तो आपको उसको यही एहतियात देनी है कि खुद से सारे डिसीजन ना ले, थोड़ा सा किसी वेल विशर को साथ में ले ले और अपने डिसीजन उस हिसाब से ले, तो गाड़ी ठीक चल जाएगी। ये रेखा आपके अगर हाथ में है तो आपको साथ में अंगूठे के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर किसी के भी हाथ में आपको दिख जाती है सिमल लाइन, तो उसका अंगूठा जरूर देख लें कि उसका अंगूठा सीधा है, मजबूत है और पुष्ट है ना। अगर उसका विल पावर अच्छी है, अंगूठा अच्छा है, उसकी वजह से उसके डिसीजन लेने की जो पावर है वो फिर भी अच्छी हो जाएगी। सिमल लाइन की वजह से वो वीक थी, लेकिन अगर अंगूठा अच्छा बैठ जाता है, लंबा अंगूठा ठीक अच्छी विल पावर लेके बैठा हुआ मिल जाता है, तो इसका बुरा प्रभाव जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर अंगूठा छोटा है, लचीला है लेकिन छोटा है, तो निर्णय लेने की क्षमता जो है वो डेफिनेटली अगेन प्रभावित होगी। अब ये बड़ी समस्या का कारण हो जाएगा। पहले सिमल लाइन की वजह से थोड़ी सी परेशानी थी, ऊपर से अगर अंगूठा भी छोटा हो जाएगा तो इसकी डिसीजन लेने की विल पावर जो है, इसकी सब कुछ बड़ा ही वीक हो जाएगा, तो यहाँ ये बड़ी समस्या का कारक बन जाएगा। अगर अंगूठा बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, मतलब जो हमारे इस फ्लैंज से भी नीचे चला गया, बहुत छोटा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में बुद्धिमत्ता की कमी हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं मिलेगी आपको, है ना, परेशानी समस्याओं का कारक हो जाएगा। और ऐसे लोग जो है अपना निर्णय खुद बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, और इनको लेना भी नहीं चाहिए, है ना। इनको दूसरों की हेल्प से ही डिसीजन लेना चाहिए, तभी इनकी गाड़ी थोड़ी सी ठीक चल पाएगी। कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन भाई? अभी तो नहीं है, देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ देखो, ये वाली लाइन आपको मिलेगी कम हाथों में, लेकिन मिलेगी तो बड़े प्रभाव डाल देगी, क्योंकि अच्छे माउंट्स होने के बाद भी ना, मून वीनस वगैरह अच्छा होने के बावजूद भी वो अपनी हेल्प कम कर पाएगा, है ना। अगर मून भी अच्छा है, वीनस भी अच्छा बैठा है, लेकिन बीच में ये लाइन बैठ गई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का कारक बन जाए।
बढ़े जी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइजन। हम कुछ अजीब अजीब बातें करनी शुरू हो चुके हैं। यार मेरा पेन क्यों नहीं ठीक चल रहा? क्या हुआ मैम? नहीं, पेन थोड़ा सा ना परेशानी कर रहा है। पॉइजन, पॉइजन, एलर्जी, अरे एडिक्शन, क्या होगा इसमें? एडिक्शन और क्या है? एस्केप, और क्या होता है ये? वाया लेसीविया। ये लाइन जो है केमिस्ट्री में जितनी भी हमारी एलर्जीज होती हैं, एडिक्शंस होती हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, या क्या कह सकते हैं, बेसिकली एडिक्शंस की लाइन होती है ये। लेकिन एलर्जीज जिन लोगों को बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों के हाथों में भी ये लाइन जो है बहुत चर्चा में रहती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसे मेजरली जो है एडिक्शन लाइन बोला जाता है। अगर आम भाषा में भी आप सुनेंगे तो इसको एडिक्शन लाइन या एस्केप लाइन जो है ज्यादा, या पॉइजन लाइन जो है ज्यादा सुनने में आपको मिलेगा। इसके काफी सारे नाम है ना। इन सारे ये जो सारे नाम है ना, इसके गुणों को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। पॉइजन, एलर्जी, एडिक्शन, एस्केप, वाया लेसीविया, इस तरह के नाम जो है इनको दिए जाते हैं। ये लाइन मिलती कहाँ पे है? देखिए जी, हमने बात करी थी मून की। मून को हमने पार्ट डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, राइट। पहला पार्ट हमारा ऊपर वाला जो क्रिएटिविटी को बताता है, दूसरा पार्ट हमारा ट्रेवलिंग को बताता है, ये ट्रेवलिंग वाला पार्ट था हमारा। और ये तीसरा पार्ट जो नीचे का पार्ट है, जो तमस जिसे कहा जाता है, यहाँ का जो तमस पार्ट है, तमस पार्ट जो है ये एडिक्शन का पार्ट माना जाता है। ठीक है जी, जितनी भी एडिक्शन लाइंस हैं सारी की सारी आपको वैसे तो यहीं पे दिखती हैं, लेकिन ये जो लाइन है जो कि एडिक्शंस पैदा करती है, ये लाइन आपको कुछ ऐसी 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 लहरदार सी, टेढ़ी मेढ़ी सी, इस तरह की दिखेगी, और ये लहराती हुई केतु माउंट तक पहुंचेगी। आपके एडिक्शन एरिया से निकलेगी और नीचे केतु माउंट तक पहुंचेगी। ठीक है, ये मून के तीसरे भाग पे मिलती है आपको, है ना, निचले हिस्से पे दिखाई देती है, क्योंकि वहां सारी एडिक्शंस जो है वो पाई जाती है। जनरली आपको ये लहरदार दिखाई दे सकती है, ये जीवन रेखा को भी छू सकती है ना, जैसे कि अभी ये केतु को छू रही है, ये ऐसे लंबी चलती चलती कहीं जो है आपकी लाइफ लाइन को भी टच कर सकती है। ठीक है, और गिर जाए तो वो केतु की ओर गिर जाती है। ये आमतौर पर एडिक्शन लाइन कहा जाता है ना। जिन हाथों में ये होती है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है अल्कोहलिक होंगे, सिर्फ ड्रिंक ही करते हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। इसकी इसे ऐसा माना जाता है कि इसे आदत रेखा कहा जाता है। आदत किसी भी चीज की हो सकती है ना। आदत किसी भी चीज की पढ़ने की संभावना हो सकती है। जरूरी नहीं, किसी को जुए की आदत है, किसी को सट्टे की आदत है, किसी को ड्रिंक करने की आदत है, किसी को स्मोक करने की आदत, तो है ये आदत है, एडिक्शन है, किसी भी चीज की हो सकती है। लेकिन कॉमन बात क्या देखी गई है कि इन लोगों को इन आदतों में जो पाई जाती है, इन लोगों को एलर्जीज काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अलग अलग तरह की एलर्जी जो है इनको रहती है ना। ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को, कईयों को मैंने सुना है, जैसे दूध से एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी है ना, या किसी वेजिटेबल पर्टिकुलर से एलर्जी है, मिल्क से एलर्जी है। तो इस तरह की एलर्जीज जो है इन लोगों में खास तौर पे देखी जाती है। देखिए जी, ये एडिक्शन का एरिया है, इसमें कोई सीधी एडिक्शन लाइन दिखती है तो वो भी एडिक्शन है, लेकिन अगर ये ऐसी लहरदार है
तो एडिक्शन तो है ही है, साथ में एलर्जीज भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेवल और एलर्जी लाइन से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मून को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो सेकंड पार्ट है वो ट्रेवलिंग का पार्ट है, तो वहां पे एलर्जी लाइन नहीं होगी। एलर्जी लाइन हमेशा एडिक्शन वाले एरिया में पाई जाएगी। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप मून को 3 पार्ट में वहां पे डिवाइड कर लें, तो यात्रा रेखा डिफरेंट हो गई और ये डिफरेंट हो गई। अब जिन हाथों में ये दिखाई देती है उनको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है, या फिर स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है जी, कफ एंड कोल्ड भी रह सकता है, स्किन एलर्जीज भी रह सकती हैं। ज्यादा सॉफ्ट अगर हाथ आपको देखते हैं तो उनमें एलर्जी रेखा दिखे, इसका प्रभाव जो है वो भी ज्यादा होगा। मतलब सॉफ्ट हाथ है पहले और उसके ऊपर भी ऐसी एलर्जी लाइन दिखेगी तो उसका प्रभाव भी आपको ज्यादा वहां दिखाई देगा। मून माउंट भी ऊपर से वीक हो गया, मून माउंट दबा हुआ है या ओवर डेवलप्ड है, तब इनको प्रॉब्लम और भी ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। कोल्ड कफ भी रहेगा, अस्थमेटिक भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसे पॉइजन रेखा भी कहा जाता है। पॉइजन रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी मेडिसिन से इनको एलर्जी हो गई, उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, है ना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, ऐसी वजहें जो है इनके साथ में बनी रहती हैं अगर हाथ में ऐसी रेखा दिखती है। कभी कभी ये किसी के हाथ में अचानक से लाइन उभरती है और फिर जो है अपना काम करने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद चली जाती है। ठीक है, अभी आप ये देखो मेरे हाथ में कोई लाइन नहीं थी, अभी थोड़े दिन से एक लाइन ये पतली सी है, बिल्कुल महीन सी, यहाँ एलर्जी के पास में दिख रही है, और मेरे को कफ की प्रॉब्लम आप देखो कितने दिनों से चली रही। हो सकता है ये इसी वजह से, क्योंकि मुझे पहले कभी नजर नहीं आई और मुझे ये आज ही अचानक नजर आई। आज सुबह मैं ये देख रही थी क्या टॉपिक पढ़ाना है, तो मैंने देखा, मेरे को ये नजर आई। मैंने कहा इसका मतलब ये आई है, उभरी है, अभी अपनी परेशानी देगी और फिर जाएगी, बट नजर आ रही है अचानक से। जैसे मैम आपने मुझे भी बोला था ना तुम्हारी ये है डिप्रेस है, तो इसमें आपको एलर्जी लाइन नजर आ रही थी मेरी भी। आपकी एलर्जी लाइन नहीं है, आपकी एडिक्शन डॉट्स हैं, बहुत सारी एडिक्शन है, वो दबा हुआ एरिया है और वो एडिक्शन के ना अलग अलग धब्बे से बने हुए हैं। हाँ, आपकी एलर्जी लाइन नहीं है। एक्चुअली मुझे अभी क्या हुआ कि पीछे मेरी फ्रेंड यूएस से आ रही थी, तो वो कहती थी मैं हमेशा सेंट्रम खाती हूँ, मुझे बहुत इम्पेक्ट करता है, तुम्हारी भी इसमें 2 और लोग थे, 3 बोटल्स मंगवा ली मान लो। हाँ। मैंने इतनी शुरू कर दी थी। अब पीछे मैंने आपको बोला ना मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम आनी शुरू होगी नहीं गर्मी तो में। क्या ये लहरदार रेखा बन रही है आपकी एलर्जी एरिया पे? यहाँ पे होनी चाहिए ये हाँ, ये एलर्जी। बिल्कुल मून के सबसे नीचे वाले पार्ट पे मिलेगी आपको, और ये जो है ना लहरदार ज्यादा मिलती है, और केतु तक आती है या लाइफ लाइन तक जाती है। मुझे उससे देखना पड़ेगा, अभी ऐसे नहीं नजर आ रही। अगर आप मेरी देख पा रहे हो तो देखो, मेरी बिल्कुल हल्की सी एक लाइन निकल के आ रही है, बिल्कुल हल्की है। कहाँ इसमें पे मैम हाथ लगाना, इस जगह कह रहे हो कहाँ पे? ये देखो बिल्कुल हल्की सी निकल रही है, और जो है ये एक ये मिनट, किस जगह से निकल रही है मैम? मैं एक मिनट एक सेकंड, ओके। एक मैं ड्रॉ करके ही दिखाती हूँ आपको। क्योंकि मेरे साथ मुझे भी अचानक ये हो रहा था, तो फिर मेरे को डॉक्टर ये ने अपना काम करने आएगी और करके फिर चलती भी बनेगी, ऐसा नहीं है कि ये टिकी रहेगी यहाँ पे। बोला जिन तुमने हाथ ये जिन एलर्जी कर हाथों दी। में गहरी दिखती है ना, उन हाथों में प्रॉब्लम है। ये देखो जी, ये 3 एरिया हो गए हमारे हाथ के। सॉरी, मैंने वो उल्टे हाथ से ड्रॉ किया ना। इस जगह पे आपको इस एरिया में कहीं दिखाई देगी, इस एरिया से स्टार्ट होगी, लाइफ लाइन तक जाएगी, या यहाँ से जाके केतु तक चली जाएगी। ये ठीक हमारी है ना, हुआ। मेरी बहुत लाइट अब उभर रही है, दिख नहीं रही है ऐसे, बड़ा ध्यान से देखो तो दिख रही है। लेकिन आप ये देखो कि मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम कितने दिनों से चल रही है, तो पॉसिबली इस वजह से ये उभरी है, क्योंकि यहाँ ये प्रॉब्लम होनी थी। और मैं भी उसके एलर्जी की मेडिसिन अब ले रही हूँ 1 मंथ के लिए ना, कि वो कह रहे कि ये मेडिसिन जो खा ली सेंट्रम की तो तुम्हें सूट नहीं की। अच्छा, तो हो सकता है उस वजह से। अब अगर ये लहरदार है तो डेफिनेटली ये वही है ना। अभी अदरवाइज ये नजर नहीं एडिक्शन आ अगर रही। सीधी है तो ये एडिक्शन लाइन ही होती है। ठीक है जी, अब इसको फूड पॉइजनिंग रेखा भी बोला जाता है। फूड पॉइजनिंग रेखा क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो गई, किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो गए, है ना,
तो फूड पॉइजनिंग होना भी एक वजह, एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे देखी जाती है। अचानक उभरेगी, प्रॉब्लम खत्म होगी, चली जाएगी। टेम्परेरी एलर्जी है, आएगी चली जाएगी। लेकिन अगर ये लाइन बहुत गहरी है, अगर ये लाइन जो है टिक गई है, अगर ये लंबे समय तक आपको हाथ में दिखाई देती है और मतलब ये पूरी लाइफ बनी रहती है, कुछ हाथों में क्या होता है ये परमानेंट दिखाई देती है। अगर ये ऐसी दिखाई देती है तो ये जो है मून से स्टार्ट होकर केतु पे ना जाकर लाइफ लाइन पे जाती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा नजर आ रहा है तो ये बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम का कारक है। ठीक है जी। और अगर ये चली गई वीनस की तरफ तो ऑपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण की एडिक्शन को ज्यादा बढ़ा देगी। ऐसे इंसान की सेंसुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को मतलब ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगी तो उससे रिलेटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने के चांसेस जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है। यहाँ से ये रेखा अगर बहुत हल्की अगर मतलब ये लंबे समय तक होगी और इस तरीके से जारी होगी तो ये बहुत हल्की रेखा नजर नहीं आती, ये अच्छी गहरी रेखा जो है नजर आती है। अगर ये लाइट दिखती है तो डेफिनेटली इसकी इंटेंसिटी उसी हिसाब से कम हो जाएगी और कम परेशानी देगी और फिर अपना काम करेगी और चल देगी। अब परमानेंट में भी बहुत पतली है तो उसकी इंटेंसिटी उसी हिसाब से कम होगी, लेकिन होगी तो सही, परेशानी तो देगी देगी। ठीक है। अगर किसी की हाथ में एलर्जी लाइन भी दिख रही है, एलर्जी लाइन मतलब वो लाइन जो है वहां से नीचे की ओर जा रही है और उसके ऊपर छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल रेखाएं दिखाई दे रही है। दिखाऊं कैसे? हाँ जी। खुल जाओ सिम सिम। अगर आपको हाथ में इस तरह की एलर्जी रेखा दिखाई दी जो कि जाके केतु पे चली गई और इसके साथ छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइनें या कोई डॉट्स या कोई स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो इसको एलर्जी लाइन जो है वो भी माना जाएगा। है ना, छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं तो ये इंसान जो है गंभीर समस्याओं, गंभीर रोग, है ना, स्वास्थ्य की समस्याएं, आदतें, एडिक्शन, ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसे इंसान को हो सकती हैं। और हार्ड हाथों में एलर्जी या एडिक्शन की प्रॉब्लम कम होती है, सॉफ्ट हाथों में एलर्जी या एडिक्शन की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। ठीक है जी। अ, अगर आपको सॉफ्ट हाथों में रेखाएं ज्यादा देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा, प्रॉब्लम का कारक इसको माना जाए। एक टॉपिक और ले ले। मैम मैं कल के लिए वो बता दो कि आपने जो चीन विन के साइन क्या थे वो मैं देख नहीं पाई, लिख तो लिया मैंने सारा। बता, एक काग सेकंड। चिन्ह। आपने ना वो वीडियो स्किप कर करके तो नहीं देखी, क्योंकि उसमें मैंने सारे साइन बना के दिखाए थे। आप बनाए हैं लेकिन उसमें नजर नहीं आ रहे ना मैम। आप बोल रहे हो बनाए थे तो सबने देखा ही थे तभी ना, सबने किसी, लेकिन उसमें ब्लैक की बॉर्ड है, कोई साइन नहीं बना हुआ जैसे आप बता रहे थे ना सारे कितने दिखाई कल नहीं दे रहा था, ना। ऐसा कैसे हो गया? चलो जैसे एनीवे। आपने पीछे भी वीडियो अपनी उस वाली करी थी ना, उसमें भी एक सीन आई थी ना कि ड्रॉ किया पर नजर नहीं आया। मैं दोबारा बता रही। देखो जी, कल हमने जो साइन किए थे, हमने साइन किया था सबसे पहले स्वस्तिक का साइन। ये काग चिन्ह वाला। अच्छा, काकचिन्ह। काकचिन्ह काग कैसा दिखेगा आपको? काकचिन्ह ना जैसे त्रिशूल होता है ना, बिल्कुल ऐसे दिखेंगे आपको, लेकिन ज्यादातर 99% आपको पेयर में दिखेंगे। जैसे ये अच्छा। भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के ऊपर दिख गए, है ना, तो भाग्य रेखा पे कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे भाग्य रेखा पे। अच्छा। ठीक है। ऐसे ही मरकरी लाइन पे दिख सकते हैं, सन लाइन पे दिख सकते हैं, आपकी हार्ट लाइन पे दिख सकते हैं, आपकी माइंड लाइन पे दिख सकते हैं। जहां भी दिखेंगे पेयर में दिखेंगे और इस तरीके से दिखेंगे। ये होते हैं काकचिन्ह। ठीक है जी। बिल्कुल ये क्या देखने है में। काग चिन्ह के अलावा काग कुछ और भी होता है? नहीं नहीं, क्रो चिन्ह। नहीं, आपने कल शुरू जब कराया था ये तो मैंने कागपद कहा था। हाँ, काग। कागपद, सॉरी कागपत क्रो, मतलब बेसिकली ये क्रो फीट है। इसको काग पद भी बोला जाता है,
काग पद भी बोला जाता है। पद बोले तो पैर ना, काग पद बोले तो पैर। मतलब चिन्ह भी और मतलब एक ही चीज है। देखो जी, चिन्ह जो है, काग चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। वो ऐसा करके ऐसा बना हुआ दिखेगा आपको हाथों में, ऐसा दिखाई दे सकता अच्छा, है। ये आपने उसके आपने फिश वाली क्लास अटेंड नहीं करी ना? मुझे लग रहा है नहीं फिर हुई यार, तो हाँ, मैं वो पिछली क्लास में भी नहीं थे ना, तो आप वो वाली वीडियो वापस से सुनो, आपको काग चिन्ह के बारे में समझ आपने आएगा। वीडियो भेजी है, मैंने वीडियो भी देखी भी नहीं थी। नहीं नहीं, ये वाली इस बार नहीं, इससे पिछली वाली। मतलब हो सकता है अब इन दिनों में आपने आफ्टर 2 क्लासेस लिए हैं। ओके, फिर मेरी वो रह गई है। वो क्लास में आप नहीं थे। देखो, हमने उस दिन बात करी थी सबसे पहले कि फिश का साइन जो होता है ना, वो इधर ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसे नीचे से बंद होना चाहिए। अब बहुत लोग समझते हैं हाथ में फिश है, लेकिन फिश कैसी बनी हुई है? ऐसी। ये फिश नहीं है, इसको नख कहा जा सकता है। हाय हाय। काक चिन्ह बोला जा सकता है। काग काग चिन्ह बोला जा सकता है, काक या काग, ठीक है ना। इसको ऐसा बोला जाता है, ये या तो ऐसा नजर आएगा या ये ऐसा नजर आके अंदर, इसके अंदर घुस जाएंगे। ये सारे के सारे काग पद हैं। ऐसा माना, काग चिन्ह है सॉरी। ऐसा माना जाता है कि फिश जो है धन को लेके आने का काम करती है, और ये जो है धन को ले जाने का काम करती है। आपका पैसा सारा का सारा नष्ट कर देगा। नख काक या काग वो काम करते हैं, ठीक है जी। इसके चिन्ह भी खराब है और इसके पद भी खराब है, दोनों ही खराब है। दोनों ही अच्छे साइन जो है नहीं माने जाते, ठीक है जी। आप फिश वाला चैप्टर वापस से सुन लेना, इससे पिछली वाली 52 नंबर क्लास। कल उसमें बस ड्राइंग कोई भी नहीं आई, बाकी कल का लेसन तो मैंने कर लिया। कल वाले लेसन को वापस बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ ड्रॉ करके बता रही हूँ कैसे कैसे हाँ जी, दिखेंगे, सिर्फ ड्राइंग चाहिए। है ना। हाँ। आपको ये समझ में आया स्वस्तिक? स्वस्तिक कैसा बना होता है? स्वस्तिक ऐसा हाथों में स्वस्तिक एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है ना। अब किसी भी हाथ में आपको इतना क्लियर स्वस्तिक दिखे, रेयर है ना। आपको स्वस्तिक कैसा दिख सकता है? आपको स्वस्तिक सिर्फ ऐसा दिख सकता है, आपको ऐसा दिख सकता है, आपको ऐसा करके दिख सकता है ना। आपको स्वस्तिक ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने जुपिटर पे क्या बोला था, अगर क्रॉस है तो हम उसको स्वस्तिक के समान मानते हैं, है ना। धीरे धीरे कईयों के ऐसे ऐसे लाइनें भी निकल के आ जाती हैं। ऐसा कुछ भी दिख जाए, मतलब जो शेप प्रॉपर नहीं आए, तब भी इसको हम स्वस्तिक ही मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो स्वस्तिक जो है ऑब्वियसली जितना अच्छा बना होगा, जितना क्लियर बना होगा, उतना ज्यादा फल देगा। लेकिन थोड़ा सा भी बना है तो गणेश भगवान की असीम कृपा जो है उस इंसान के ऊपर डेफिनेटली मिलेगी आज ना। भी ड्राइंग आ जाएगी, नहीं तो मैं नोट कर लूं, मैंने सोचा बाद में नोट करूंगी मैं। ड्राइंग तो आनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आई। ड्राइंग तो आनी चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने बात करी थी शंख की। शंख कुछ ऐसा होता है, ऐसा बना होता है और उसके ऊपर ऐसे बोधी बनी होती है ना। या कुछ ऐसा बना हुआ मिलेगा और उसके ऊपर इस तरह से पास्टोसिटी मिलेगी, राइट। ऐसा कुछ बना हुआ मिल सकता है। जनरली ये ऐसा दिखता है वैसे, इसका एक्चुअल कलर जो पोजीशन है वो ऐसी होती है, ठीक है जी। ऐसा ये हाथों में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हुआ शंख। अब और इसके बाद हमने क्या बात करी थी? मंदिर था और वो था कमल। मंदिर, तो आपने बस बनाई दो। कमल अगर आपको हाथों में दिखेगा तो कमल कैसा दिखेगा? कमल कईयों के हाथों में सिर्फ ऐसे एक पंखुड़ी दिखती है, कई हाथों में आपको इस तरह से दो पंखुड़ियों वाला मिल सकता है, ज्यादा पंखुड़ियों वाला भी मिल सकता है। एक कई हाथों में सिर्फ आपको पंखुड़ियां बनती ही दिखेंगी, समझ नहीं आएगा कौन सी पंखुड़ी कहाँ से निकल रही है, लेकिन इस तरह से पंखुड़ियां बनती हुई दिखती हैं। तो ये भी कमल के चिन्ह की वो मानी जाती है, ठीक है। ये कमल का चिन्ह हो गया। इसके बाद कौन बचा? इसके बाद बचा मंदिर। मंदिर कैसा बना हुआ मिलेगा? मंदिर मिलेगा ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है और नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, सॉरी। स्क्वायर और ट्रायंगल इकट्ठे आ गए तो मंदिर हो गया ना। हाँ, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी लाइन पर ट्रायंगल को पकड़ के मत चलना, वो नहीं फायदा देगा, ठीक है। गुरुजी, स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट ना हो, नीचे वाली लाइन ना हो तो?
तब भी इसको मंदिर का वो फल माना जाएगा, तब भी उसको मंदिर का फल माना जाएगा। बाई चांस अगर नीचे की लाइन नहीं है, आप ऐसा बता रहे हो कि ये जी। एक ट्रायंगल से शेप बनी हुई है और यहाँ पे ये ऐसी दो लाइनें बन गई, इसको भी आप मंदिर ही लेके चलेंगे। अगर इसमें एक लाइन आपको यहाँ दिख जाती है, इसको भी आप मंदिर लेके चलेंगे। इसमें नीचे कुछ नहीं दिखता, इसको भी मंदिर लेके चलेंगे। पूरा बन जाता है तब भी मंदिर लेके चलेंगे। ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, लेकिन हाँ होना इंडिपेंडेंट चाहिए, ये ज्यादा जरूरी। जी। ठीक है जी। तो ये मंदिर लेके, लेकिन हाँ ये पूरा बना होगा तो ये डेफिनेटली ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। कम पूरा बना होगा तो उतने कम रिजल्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका होना ही अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि भाई बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब नहीं। अगर आपको हाथ में ऐसा कोई मिल जाता है, एक सीधी लाइन है और उसके ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ दिखता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको ध्वज कहेंगे, झंडा जिसे कहते हैं, ऐसा भी दिख सकता है हाथ में, तब भी इसको ध्वज की ही शेप लेके चलेंगे। जी, ट्रायंगल इसका दूसरी साइड में भी हो सकता है। हाँ जी, किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन होना इंडिपेंडेंट चाहिए जी। अगर आप हाँ। कहें कि भाई ये हार्ट लाइन के ऊपर ऐसा ध्वज बना हुआ मिल रहा है ना, तो ये हार्ट लाइन के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, ध्वज हम्म। नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, सिर्फ एक प्रोग्रेस लाइन पे जरूर हम ध्वज मानते हैं, बाकी किसी लाइन पे नहीं मानेंगे। सन लाइन पे अगर कोई इंडिपेंडेंट लाइन है ऊपर मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको ध्वज की लाइन मानेंगे, ये सन लाइन नहीं है, फिर ये ध्वज है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिया जाएगा। अगर सनलाइन इंडिपेंडेंट है और साथ में ध्वज है तो और भी अच्छा, बहुत बढ़िया ये तो तो इस मैम तरीके। जैसे हमारे हाथ में हमें ऐसे कहीं ना कहीं आप कहते हो स्पॉट से नजर आते हैं, ये आते हैं, मतलब लाइनें नहीं है, वो समथिंग ऐसे है, तो वो भी अपने मायने रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। देखो जी, जहां भी दाग धब्बे आ गए वहां परेशानियां आ गई, अच्छा। वहां परेशानी का घर है। ठीक है जी। कहीं कहीं जैसे वाइट वाइट स्पॉट्स टाइप नजर आते हैं, तो ये वाइट वाइट हमारे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं तो कोई उदासी है ना, या कोई परेशानी है। पिछला टाइम बहुत ऐसे पता नहीं क्यों निकला, कुछ ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। जब और ऐसी उदासी आती है अब ना, मैं उभर तो आई भगवान जी उससे। को पान का बीड़ा चढ़ाना शुरू कर मैं दिया चढ़ा करो के बाय आ डिफॉल्ट। रही। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं क्या, मेरी दो फ्रेंड्स हैं सारी, मतलब इस सिचुएशन से निकल रही थी कुछ ना कुछ। अब उन्होंने जितने लोगों, आप जैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए चढ़ाना है, अपने किसी का, उतने पान के बीड़ा चढ़ाएंगे। मतलब एक्चुअली जैसे अब मान लो मेरी फ्रेंड की मेड कोई वो किसी हादसे से निकली, तो उसको था वो ठीक हो जाए मैं उसके लिए चढ़ाऊंगी, अपने इसके लिए चढ़ाऊंगी, तो वो तीन तीन चार चार पान का बीड़ा चढ़ा रही एक है। साथ नहीं चढ़ते, फिर हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टाइम पे चढ़ेगा। मैं एक इसीलिए साथ, वो आज वो भी चढ़ा के आई ना। अब एक मैंने साथ कुछ पांच कहानी, बीड़े, चार बीड़े, दो बीड़े नहीं चढ़ते जी, एक ही हाँ बीड़ा चढ़ता है एक समय में। मैं अगर इसीलिए, आपने देखो, और पान का बीड़ा मनोकामना के लिए जरूर होता है, लेकिन बेसिकली उस डर को, उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी होता हाँ है ना। तो आपने अगर सोचा कि मैंने इस काम के लिए, एक्स वाई जेड काम के लिए सोचा कि मेरा ये हो जाए, मैं, पर वैसे तो पान का बीड़ा नहीं सोचना चाहिए, उसकी जगह चोला सोचना चाहिए, ज्यादा बेटर है। या प्रसाद सोच लो, वो ज्यादा बेटर है। बीड़ा कब देखिए सोचा जाता है? जब आपको हेल्थ अपनी कोई इश्यूज के लिए, परेशानी निकालनी होती है, निकल रही होती है परेशानी। हाँ, मतलब इसीलिए उन्होंने भी किया। लेकिन क्या था, पिछली बार मैंने उन्हें कहा मैं चढ़ा रही हूँ, तो वो भी ऐसे निकल रही थी, मैं कहा तुम दोनों ने भी चढ़ाना है चढ़ा लो। अब इस बार ही उन्होंने क्या किया, तीन तीन चार चार ले लिए, ये मैंने बेटे के लिए, ये उसके लिए। तो मैंने तो अपना एक ही चढ़ाया था, लेकिन नहीं उन्होंने, नहीं, उनको गाइड आप करो, देखो वो आप, इसीलिए मैंने कहा आपसे पूछती हूँ मैं। नहीं नहीं, कभी भी तीन चार पान के बीड़े नहीं चढ़ते, पान का बीड़ा एक ही चढ़ता है। एक अपने लिए चढ़ा लें बस अपना ना। अब उसको अपनी मेड का था, बाई चांस उसके साथ कोई हादसा हो गया, वो तो काफी पेड़ उस, अपना चढ़ाएगी, ये इनके चढ़ाने से थोड़ी ना होएगा कुछ भी। मतलब वो और तो पान क्रिश्चियन का है। बीड़ा कोई मन्नत नहीं है, पान का बीड़ा आपको स्ट्रेस से रिलीफ करने का एक तरीका है। मेरे को ये मैंने सोचा था, पर आज वो ले ही आई तो अपना, तो मैंने कहा चल मैं आपसे एक बार बात तो करूँ कि हम ना इतने ना, चढ़ाए। पान का एक बीड़ा कभी भी क्या कहते हैं, कोई मन्नत उतारने का तरीका नहीं है। मन्नत मन्नत के लिए नहीं था, प्रसाद मतलब किसी चढ़ाओ। को ठीक करने के लिए, हाँ, तो पान का किसी को बीड़ा नहीं है भाई, एक्सीडेंटल हुआ। नहीं है। अच्छा, पान का बीड़ा आपके स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, खाली अपने लिए है ना। अपने लिए, या जिसने भी अपना करना, हाँ ऑब्वियसली अपने लिए। मतलब वो क्रिश्चियन है मेड जैसे, तो वो तो नहीं करेगी। लेकिन इसने, उसकी मेड थी वो, एक्चुअली डॉग नहीं काट लिया कल, इतनी बोनो बाजू उसकी तो बहुत अभी तक वो थी। तो तो मैं को फिर वो कहती कोई कि और रेमेडी करो, कोई प्रसाद चढ़ा लो, कुछ कर लो। पान का बीड़ा उस पर्पस के लिए नहीं। नहीं है ना।
है तभी ना। मैं आज उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा एक बार आप ये कहो कि हाँ, जैसे अगर आपने ये सोचा कि इसके लिए ये ठीक हो जाए, तो आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। गुड़ का प्रसाद चढ़ा दो, गुड़ चना चढ़ा दो, क्या कहते हैं, बूंदी का प्रसाद चढ़ा दो, लड्डू चढ़ा दो। लेकिन आप पान का बीड़ा तो सिर्फ स्ट्रेस रिलीवर है। मतलब आपका लड़की काम नहीं चल रहा, बहुत जल्दी आपको ठीक हो परेशानी हो रही जाए। है। देखो, आपका काम नहीं चल रहा, आपको कोई परेशानी हो रही है, आप अपने लिए पान का बीड़ा चढ़ा दो, ताकि आपको वो स्ट्रेस जब दूर होगा ना, तो आपका कुछ काम में मन लगने। तो वो उस तरीके के लिए ठीक है, बट मन्नत नहीं पूरी करता पान का बीड़ा। ओके, ये मैंने तो उसी पर्पज से चढ़ाया था, आपने मुझे बोला तो बाई चांस वो दोनों भी स्ट्रेस से निकल, मैं कहा तुम भी चढ़ा दो, तो उन्होंने नहीं तो नहीं, फिर स्ट्रेस चढ़ा स्ट्रेस दिया। स्ट्रेस के लिए अच्छा है, स्ट्रेस एंड हेल्थ दोनों के मन्नत लिए। पूरी करने के लिए नहीं। मतलब हेल्थ के लिए भी था ना, स्ट्रेस एंड हेल्थ, अपने लिए है ना। ओनली अपने अब लिए। अगर हमारी हेल्थ खराब है, हमें क्या स्ट्रेस है, अरे हमारी हेल्थ खराब है, पता नहीं हम ठीक होंगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बना हुआ है ना, कि पता नहीं कैसे ठीक होंगे, मेरा काम रुक रहा है, मैं परेशान हूँ, एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके लिए ठीक है, मैं अपने लिए चढ़ा रही हूँ, इट्स फाइन, मन्नत नहीं। अच्छा, मतलब मेरा हेल्थ इश्यूज ठीक हो, मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो, तो उसके लिए मैंने चढ़ाया, है ना। हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं होंगे, उसका डर कम होगा। जो हेल्थ इश्यूज की वजह से आपके डर दिमाग में कम। एंग्जाइटी बनी हुई है ना, वो एंग्जाइटी कम होगी, हनुमान जी की करेज मिलेगी। हेल्थ उससे ठीक नहीं होगी, हेल्थ के लिए हेल्थ वाली रेमेडी कोई करनी पड़ेगी आपको। मतलब एंजाइटी रिलीफ होने के लिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मानसिक मैं रिलीफ। लास्ट बहुत निकली थी ऐसे कहूँ, इसके बाद मुझे इम्पैक्ट भी अच्छा आया, मैंने खुद स्टार्ट किया था तो नहीं बाई नहीं, ये चांस। बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब पान का पीड़ा तो अल्टीमेट रेमेडी है। आपके दिमाग में जितने फतूर, और हर इंसान के दिमाग में कोई ना कोई फतूर चलता ही रहता है, दूर भी तो नहीं होता, महीने मैं में वैसे ज्यादा तो ही अपने यही आप ही बाय कहती हूँ डिफॉल्ट जाके एक बार ही करानी चाहिए। ना। हाँ, कि वो झटके लगते हैं ना, कई बार इंसान चाहता नहीं पर कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं। हाँ, मैं वही मैं कह रही हूँ ना, हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ, यार ग्रस्ती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। तो बेटर है कि महीने में एक आधी बार जाके वैसे ही करो, बाय डिफॉल्ट ही करो। नहीं, अच्छी चीज है, हम चाहते तो थे, मैंने कहा चल ये कर ली, तो उन्होंने किया, पर उन्होंने इतने इतने से उठा लिए कि बीड़े भी तीन तीन चार चार मैं अपने बेटे के लिए, अपने पति उसके लिए कर रही नहीं हूँ, तो नहीं, मुझे ये लगा काम आपका है रोकना। फिर गुरु जी, मुझे पता मणिबद्ध नहीं था ना, मणिबद्ध मैंने आपसे रेखा पे डिस्कस किया। फिश हो जाती है, मणिबद्ध रेखा पे फिश नजर आए तो? देख कहाँ रही है फिश मणिबत से? मणिबद्ध रेखा से फिश जो है वो अम, मणिबद्ध रेखा पे ही देखती है, वो तो अच्छा नहीं लेटी है। हुई, यानी काइंड ऑफ लेटी हुई है मणिबद्ध रेखा पे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। देखो जी, हमने हमेशा बात करी, जो भी चीज उधर है, ऊपर को देख रही है, वो अच्छी है ना। जो नीचे देख रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब वो हम्म। लेटी भी हुई है तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही, बट हाँ, वहां फिश होना इज फाइन। मतलब कोई बहुत अच्छा नहीं देख रही। अब अगर वो देख रही है केतु की तरफ, सॉरी, मून की तरफ, है ना, तो वो उससे एडिक्शन से बचाव कर रही है, और कुछ नहीं कर रही वहां पे बैठ के। कुछ तो कर रही हाँ, है। अगर वो कुछ तो देख कर रही है रही वीनस की तरफ, है है। ना, हाँ। तो वीनस के कोई दुष्प्रभाव प्रभाव होंगे तो उसको सेव करने का काम करेगी। मनी का काम करेगी, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर देखना ना, वो ज्यादा राइट। बेहतर है। राइट। उसका ऊपर देखना ज्यादा जरूरी ठीक है। है। अंजू जी म्यूट। ट्रैवलिंग लाइन जैसे है, इसमें भी मेरे को जैसे लग रहा है कहीं जाना है, अभी मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ तो रुकावटें आ रही है, तो इसके लिए भी कोई रेमेडी है? ट्रेवल लाइन के लिए मून की रेमेडी करो फिर। मून की तो मैं मंडे मंडे वाली वाइट को मंदिर लेके जाती हूँ, देती हूँ आप कर। मून को जो है ना, अभी जैसे बढ़ते दिन है पूर्णमासी तक, दूध का छींटा रोज दे सकते हो बढ़ते तो दिनों में। आजकल पता नहीं मून नजर ही नहीं आ रहा, मेरी बालकनी से रोज आता था, मेरे पता मेरे यहाँ आया हुआ था, मिल रहा था मुझे कल, पूछ रहा था अंजू जी के यहाँ जाना है या नहीं, मैंने कहा रहने दो भेज भाई। दो जरा। मुझे मैं इतना अच्छा नजर आता था मेरी बालकनी से, मैं जब से आपने बोला ना स्टार्स नजर आते हैं प्रॉपर, ना मून नजर आ रहा है, या तो स्टार्स तो आजकल नजर ही नहीं आ रहे, वो तो बहुत नहीं पे आ कम रहे है। ना। नहीं तो मैं शाम को जब तुलसी पे दिया जाती थी तो हमेशा स्टार मेरे सामने होते नहीं, थे। स्टार्स तो आजकल नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन मून आता है नजर, बादलों में आता है। परसों तो मैं बड़ी देर खड़ी रही, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरा दिल किया मैं थोड़ी देर ना फ्रेश एयर में खड़ी हूँ। मतलब जैसे ना बड़ा गंदा गंदा फील हो रहा था, इतनी सारी मेडिसिन खा खा के ना। फिर मैं थोड़ी देर खड़ी रही, तो वो मून की रोशनी बड़ी सीधी मेरे ऊपर आ रही थी, बड़ा मजा आया मुझे। मतलब मैं आज तक ये समझती थी बड़ी लेट आता है मून इस साइड पे,
मेरे उस घर में तो मेरी बालकनी में से सीधा मेरे कमरे के अंदर आता था। अभी ना मेरे को नया जगह पता चल गई, वहां मेरे प्लांट्स लगे हुए थे, मैं उस कॉर्नर में नहीं जाती थी, तो उस कॉर्नर से सीधा मेरे को देखता है। मैं खुश हो गई। आज मानसी देखिए बड़ी नेक्स्ट सेक्सी वाला क्यों टेटू बैठी कौन सा बिंकी? सॉरी मैम, एक कोरियर आया, मैं देख के आती हूँ बस। है मानसी? मानसी आज इतनी सेक्सी बेबी बन के क्यों बैठी हुई है? सुन ही नहीं रही, पता नहीं। हाँ